तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ उपस्थित हैं एक बहुत ही जाने माने हस्ती और मेरे गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते। तो आज हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2024 किस मायने में हमारे लिए सही था और ऐसी क्या बातें हैं 2024 की जिन्हें हम लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नमस्कार। 2024 का हम लोग विदाई कर रहे हैं और 2025 का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को 2025 में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपकी इच्छाएं पूरी हो। आपने सवाल तो बेहद बहुत ही इम्पोर्टेंट किया है, इंटरेस्टिंग, कि 2024 को हम लोग कैसे याद रखेंगे, किन वजहों से, क्या खास बात रहा 2024 में, इतिहास में किस नज़रिए से दर्ज होगा 2024, क्या प्रमुख ऐसी घटनाएं घटी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2024 जो है, आपको पता ही है कि सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा कंट्री है, तो अमेरिका है निश्चित रूप से। पुनः एक बार अमेरिका ने यह साबित किया है, अमेरिका के लोगों ने यह साबित किया है कि वास्तव में सुपर पावर वही लोग हैं। और देखिए, आप एलन मस्क का नाम सुने होंगे। किसी देश में पूरे देश के लोगों के पास सैटेलाइट करने की, जो लॉन्च करने की है क्षमता, वो नहीं है, लेकिन एलन मस्क के पास स्वयं है। और एलन मस्क ने ऐसा काम किया है कि फिजिक्स को उलट दिया है। आज तक जो फिजिक्स में बातें नहीं है, उसके आगे का उन्होंने सिद्धांत दे दिया है। अब देखिए कि सैटेलाइट बिल्कुल नेचर पर एकदम काम किया है, जैसे साइंस नेचर पर काम करता है। कि आप जानते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। तो बिल्कुल उन्होंने इस पर काम किया है कि जो यहाँ आया है वो जाएगा, जो जा सकता है जहाँ से वहाँ से आ भी सकता है। तो उन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया और फिर वही ऑर्बिट में लाकर वहाँ रख दिया जहाँ से वो ले गए थे। मतलब जहाँ से छोड़ा जा सकता है वहाँ से फिर लौट कर वो सैटेलाइट आ भी गया। उन्होंने बहुत बड़ा हिस्ट्री चेंज किया है और फिजिक्स में बिल्कुल क्रांति कर दिया है। और इससे आप जानते हैं, इसको एस्केप वेलोसिटी और प्रोजेक्शन मोशन से जो हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं सैटेलाइट को, तो उसमें फिजिक्स में अब आगे इस पर चैप्टर ही नहीं था, क्लोज था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एलन मस्क ने उसके आगे भी यह करके दिखा दिया है। तो एलन मस्क देखिए, वास्तव में साबित कर दिया है कि क्लोज जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ आगे बाकी है, अनंत तक। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि आपको पता ही है कि रूस और अमेरिका में कंपटीशन होते रहता है। तो ये देखिए कि रूस भी चाहता है कि हम भी सुपर पावर रहें और मेरे भी सुपर पावर जैसा दखल रहे पूरे विश्व में। तो उन्होंने भी सुपर पावर का काम किया है। अब देखिए कि करोड़ों लोग विश्व के जो हैं वो कैंसर से जूझ रहे हैं। रूस की सरकार ने, रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर की दवा, वैक्सीन खोज लिया है और वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को मुफ्त में फ्री वैक्सीन देगी, टीका लगाया जाएगा लोगों को, ताकि कैंसर ना हो सके, और जिनको हो गया है उनको भी दिया जाएगा। तो ये देखिए, पूरे इतिहास को बदलने वाली ये घटनाएं हैं, ये खोज है, इन्वेंशन है। इसको सदियों तक लोग याद रखेंगे। और देखिए, टेक्नोलॉजी में एक ये आविष्कार हुआ है कि 2024 में एआई का धमक हो गया है। ठीक है, तो एआई क्या है कि वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि।
तो जानते हैं जीवन के हर पहलू में दखल देगा अब एआई। आपका बैंकिंग का काम करेगा एआई, इंडस्ट्री में काम करेगा एआई, घर बनाने में काम करेगा, लेबर का काम करेगा एआई, आपका कपड़ा साफ करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका पोछा मारेगा, आपकी घर की देख रेख सिक्योरिटी का काम करेगा। मतलब एआई ना आदमी के जो ह्यूमन का जो पावर है उसको कम कर देगा और मानव को अपंगु बना देगा, और एआई का इतना दखल हो जाएगा कि मानव का दिमाग भी काम नहीं करेगा, बाद में आदमी शिथिल सा हो जाएगा एआई के द्वारा। एआई मानव को ना एक तौर पर क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द यूज करेंगे, नपुंसक टाइप का बना देगा, और एआई बेतहाशा जिंदगी में बढ़ रहा है। आज एआई के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता है, ठीक है। और पूछिए क्या रहा। तो आगे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे भारत की राजनीति ने किस तरह से 2024 में काम किया है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, देखिए भारत की राजनीति से पहले हम विश्व की दो घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं बताना चाहेंगे कि देखिए बांग्लादेश जो आपका नेबर कंट्री है, तख्ता पलट हो गया है शेख हसीना का। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। इतिहास देखिए दोहराता है अपने आप को, और ये ऐसा लोग मानते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है। तो तख्ता पलट यह साबित कर दिया है कि वर्ल्ड में तख्ता पलट कहीं भी हो सकता है। वर्ल्ड में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत पीछे नहीं है, ठीक है। भारत में देखिए राजनीति में वैसे 99% लोग भ्रष्ट हैं। किसी न किसी लोगों पर केस मुकदमा चल रहा है, देश के लिए बात नहीं करते हैं 90% भारत के नेता। राजनीति में परिवारवाद हो गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ एकदम बिल्कुल क्रांति होगा भारत में। अब देखिए आप यदि सिनेमा जगत की बात करेंगे तो सिनेमा में देखिए भारत की सिनेमा में इतनी मतलब उससे जुड़े हुए लोग, जिसको आप आइकॉन समझते हैं, आइडियल मानते हैं, लोग फैन हो जाते हैं, लोग दीवाना हो जाते हैं हीरो हीरोइन के चक्कर में। वहाँ भी परिवारवाद है, क्वालिटी की कोई कुछ नहीं है। और भारतीय सिनेमा सच मायने में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया है। एक भी ऐसा सिनेमा नहीं है, आप बताइए कि कोई ऐसा सिनेमा है जो भारत का हो और ऑस्कर अवार्ड जीता हो। स्क्रिप्ट, कहानी, संगीत सब कुछ चुराते हैं लोग, नकल करते हैं सब। एक भी अपने स्टैंडर्ड का अपने दम पर ऐसा नहीं बनाया है सिनेमा जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर इस भारतीय फिल्म का सराहना हो सके। और उसमें लड़कियों का शोषण होता है, चरस गांजा पीते हैं, शराब, स्मोकिंग, और जो हीरो हीरोइन है जिसको लोग नायक और महानायक मानते हैं, वो लोग खुद खैनी गुटखा बेचता है, कोई साबुन बेचता है, कोई ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड का प्रचार करता है, ठीक है, कोई तेल बेचता है, जिसको बहुत लोग आइकन मानते हैं। ऐसा तो सिनेमा है। अब देखिए कोई भी भारतीय खेल है, भारतीय खेल में देखिए जहां एक तरफ से क्रिकेट को बहुत बढ़ावा है, अन्य खेल हाशिए पर है। हिमा दास को आपने देखा कि वैसे रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया जिसमें आज तक इंडिया के कोई लोग भाग ही नहीं लिए। अगर वही हिमा दास की कास्ट यदि अपर कास्ट की रहती तो उसको भारतीय खेल रत्न अवार्ड मिल गया रहता, ठीक है। इस तरह से खेल में भी भेदभाव है, और भारतीय समाज में इतना भेदभाव मतलब संकीर्णता है कि राष्ट्र के प्रति कोई सोचता नहीं है। दूसरी बात देखिए सामाजिक, देखिए यहाँ जातिवाद, तो फलानवा ढेकानवा, मंदिर मस्जिद ये वो सब होते रहता है। और देखिए भारत में स्पष्ट तौर पर मेरा मानना है कि क्रांति होकर रहेगा। तो अब आपको देखिए मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में 2024 किन मायने में खास रहा ये आपको बता दूं कि इतिहास के पन्नों में 2024 भारत के दृष्टिकोण से किस लिए खास रहा। तो सबसे पहले भारत के लिए ये दुख की बात रही कि भारत का रत्न
रतन टाटा, जो गरीबों के लिए बेहद दान दिया करते थे, उतने बड़े संपत्ति करोड़ों का मालिक होते हुए भी बिल्कुल सादगी से जीवन बिताते थे। इस पैटर्न पर जो कबीरदास की वाणी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, वो ये प्रयास करते थे। आज के भारतीय इंडस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्रियल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे कई गुना वो दान कर दिया करते थे। आज देखिए बिजनेसमैन जितने भी भारत के हैं बिजनेसमैन अपने लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं अधिकांशतः। लेकिन रतन टाटा देश के लिए काम करते थे। ठीक है, उनका निधन हो गया, ये अपूर्णीय क्षति है भारत के लिए। दूसरा अभी देखिए मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। मेरा तो मानना यहाँ तक है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद ईमानदार नेताओं में मनमोहन सिंह के निधन के बाद ही अंत हो गया ईमानदारी का। वो इतना ईमानदार थे। आप सोचिए अभी जो वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है, चाहे आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, शिक्षा का अधिकार हो, मनरेगा हो, ठीक है, जीएसटी हो, जो कुछ भी है वो सब मनमोहन सिंह का देन है। वास्तव में मनमोहन सिंह इस देश के बहुत बड़े नेता थे, आर्थिक विद्वान थे। और आप लोगों को पता है, आपको तो पता ही होगा कि भारतीय वित्त मंत्री वो थे, तो उनको बेस्ट वर्ल्ड फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिल चुका है भारत के। नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री थे और वो उस समय वित्त मंत्री थे। उस समय भारत की इतनी दयनीय स्थिति थी कि आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल जीडीपी डाउन हो गया था और यहाँ का कई टन सोना, हमको लगता है कि 46,000 टन सोना गिरवी रख दिया गया था। उनको उन्होंने वापस लाया और इस वापस ही नहीं लाया, भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड के 5वें स्थान पर ला दिया। 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन गया। और उन्होंने एक नीति लागू की जिसको कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और प्राइवेट तौर पर सबको पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया को खोल दिए और इंडिया जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हो गया। मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा कि मनमोहन सिंह क्या है, तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के, आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के मनमोहन सिंह जनक है। तो उनकी क्षति हो गई। और देखिए जो भारत में एक महत्वपूर्ण हम लोग उपलब्धि हासिल किए हैं 2024 में, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत जो है धार्मिक दृष्टि से पूरे विश्व में राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लेकिन राम मंदिर का जो निर्माण हुआ वो क्या बोलते हैं ना, हड़बड़ाहट में कोई काम करना, जल्दीबाजी में, तो करोड़ों रुपया लग गया राम मंदिर के निर्माण में, लेकिन उसका छत टपकने लगा। ठीक है, उसमें क्रैक, दरार आ गई है राम मंदिर में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना कि पूरे देश के लोगों को विश्वास में नहीं लिया गया, हड़बड़ी में बना दिया गया। ठीक है, पूरे देश के लोगों को विश्वास मिलने करके 1 साल 2 साल और लगता, लेकिन पूरी मजबूती के साथ बनता और सबका एकदम सहमति हो जाता तो और उपलब्धि रहता। ऐसे भी ये भारत के लिए उपलब्धि है। राम मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक धरोहर, भारतीय पहचान बना। और देखिए अंत में 2024 है, पूरे वर्ल्ड के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख दे गया और भारतीय परिप्रेक्ष्य में दे गया कि बाबा साहेब को अब तक जो लोग छिपा कर रखते थे, हाशिए पर रखते थे, किनारे रखते थे, उनको पूरा राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों सदनों में नेताओं ने चर्चा किया। बाबा साहेब, उनका संविधान, उनका आरक्षण, उनका 370, उनका हिंदू कोड बिल, उनका नदी घाटी परियोजना, उनकी आर्थिक नीति, उनकी आरबीआई की स्थापना, तो
बाबा साहेब को अभी तक लोगों ने यह समझा था कि बाबा साहेब सिर्फ संविधान बनाए, ठीक है, वो वंचितों दलितों के नेता हैं, सिर्फ एक जाति के नेता हैं। लेकिन इस आज 2024 में पूरा वर्ल्ड और भारत के लिए एकदम क्लियर हो गया, सभी जनता यह देख ली कि बाबा साहेब ही इस भारत के वास्तव में रचनाकार हैं, बाबा साहेब ही इस आधुनिक भारत के निर्माता हैं, बाबा साहेब ही हम लोगों के लिए भगवान हैं। बाबा साहेब नहीं रहते तो हम लोगों को जो भी पद प्रतिष्ठा मिला होगा वो नहीं मिलता। बाबा साहेब के पहले हम लोगों का जो जीवन था ना वो जानवरों से भी बदतर था। बाबा साहेब के चलते लाखों लोगों का जीवन जो है ना बना हुआ है, वो हम लोगों के लिए रियल भगवान है, रियल गॉड। एक देखिए हमारे साथी हैं, उन्होंने हमको 1-2 दिन पहले एक मैसेज किया था कि हथेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता है, ठीक है। तो बाबा साहेब सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के सूरज हैं, उनको ढक नहीं सकते हैं। बहुत दिनों तक कांग्रेस आई या जो भी पार्टी है बाबा साहेब को ढकने का प्रयास किया, मतलब उनको खास समुदाय का नेता बना दिया, उनको बोल दिया कि ये संविधान ही बनाए हैं, जबकि बाबा साहेब बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। भारत के विकास के लिए उन्होंने सबसे पहले द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज नाम का किताब लिखा, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। उन्हीं के परिकल्पना से नदी घाटी परियोजना RBI की स्थापना हो गई, बहुत कम लोग जानते हैं। वो सामाजिक एकदम सोशल धार्मिक रिफॉर्मर थे, ठीक है, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री थे, पॉलिटिशियन थे, कानून लॉयर थे, मतलब विद्वान थे, कानून का ज्ञाता थे, सर्व ज्ञाता है। बाबा साहेब वास्तव में इस देश के निर्माता हैं, भगवान है, मसीहा है। तो यह बात अब खुलकर सामने आ गई है। और राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, बाबा साहेब को अपने तरफ की, बाबा साहेब मेरा है, बाबा साहेब मेरा है, अपमान, मान सम्मान, उनका आरक्षण, उनकी संविधान पर चर्चा चल रही है। और पार्टियां जो है ना उनको अपने तरफ वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है कि बाबा साहेब मेरे हैं, बाबा साहेब मेरे हैं। जबकि देखिए आज मैं आपको एक अंतिम बात कह रहा हूँ कि बाबा साहेब ही वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने यह बात किया कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम लोग भारतीय हैं शुरू से और अंत तक, ठीक है। इस देश पर कोई बात नहीं करता है, राष्ट्रीयता की बात नहीं करते हैं, बहुत लोग सब अपने लिए केवल कर रहे हैं। तो मैं पुनः आपको एक बार कह दे रहा हूँ कि इस देश में एक आंदोलन होगा, क्रांति होगी और भारत बेहद ही अच्छा होगा। क्योंकि भारत में अभी किसी भी आप देखिए सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, औद्योगिक हो, किसानों की दशा देखिए आप भारत का। किसान प्रदर्शन करते हैं, कुचल दिए जाते हैं, किसानों का आतंकवादी बोल दिया जाता है। किसान का जब फसल होता है तो उनको कम दाम मूल्य मिलता है, जब उनको खाद और बीज लेना होता है तो ऊंचे दाम पर मिलता है, मिलता भी नहीं है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि भारत की जो स्थिति है तो ऐसी है। और बाबा साहेब एकदम उभर कर सामने आ गए हैं कि भारत का जो भारत है वो बाबा साहेब का देन है, कि अब तक भारत जो विकसित हुआ है वो बाबा साहेब की वजह से ही विकसित हुआ है, उनके संविधान की वजह से विकसित हुआ है। यही बात कहना चाहेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सबको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।